अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी मुज़ाकरात बगैर किसी हतमी मुआहदे के ख़त्म हो गए, मगर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ये उम्मीद जाहिर की है कि दोनों फ़रीक जंग बंदी के लिए अपना आज़म जारी रखेंगे और ये भी कहा है कि पायदार अमन के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें भी जारी रखेगा। ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ही है कि उसने अमेरिका और ईरान को दहाइयों बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठा दिया। 21 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद अमेरिका रवानगी से कबल अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें यह ऐलान किया कि ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहदा नहीं हो सका है क्योंकि ईरान ने अमेरिकी शराइत को तस्लीम नहीं किया। JD वैंस ने कहा कि मुज़ाकरात में जो कमी रह गई है वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी, पाकिस्तान ने हमारे और ईरान के दरमियान फासले कम करने में बेहतरीन काम किया है। फिर अमेरिकी नायब सदर ने मज़ीद ये भी वाज़े किया कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस के साथ एक हतमी ऑफ़र दे दी है, तो अब बॉल ईरान की कोर्ट में है कि वो कबूल करती है या नहीं। जबकि दूसरी तरफ ईरानी हुक्काम ये कहते हैं कि दोनों फरीक कुछ मामलात पर इत्तेफाक तक पहुँच गए थे, मगर 2-3 अहम इशूज़ हैं जिसके सबब डील नहीं हो सकी है। अब पाकिस्तान से वापस जाने के बाद ईरानी वफ्द के सरबराह और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अब फैसला अमेरिका ने करना है कि वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर तफसीली पोस्ट भी लिखी जिसमें उन्होंने जहाँ मुज़ाकरात कराने पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया, तो वहीं पर मुज़ाकरात नाकामी की अहम वजह भी बताई कि ईरान अपने जौहरी अज़ाइम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ यही नहीं बल्कि सदर ट्रंप ने आबदा हरमुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी करने का भी ऐलान किया है और यह वाज़े किया है कि जिस मुल्क ने ईरान को टोल टैक्स देकर गुजरने की कोशिश की उसको महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। तो मुज़ाकरात बिला नतीजा ख़त्म होने से कई नए सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि अब आर्जी जंगबंदी का मुस्तक़बिल क्या होगा। फिर सवाल ये भी है कि तफसीली मुज़ाकरात के बावजूद ईरान और अमेरिका हतमी मुआहदे तक क्यों नहीं पहुँच सके, अब आगे क्या होगा। इन सवालात के बीचों बीच खित्ते की सूरत हाल भी कुछ कशीदा होती नज़र आ रही है। एक बार फिर तुर्की की तरफ से इसराइल पर हमले की धमकी दी गई, फिर ईरान की सख्त वार्निंग्स के बावजूद कि आबदा हरमुज़ में फ़ौजी नकलो हरकत के दावे इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि अगर सिफारतकारी को मज़ीद वक्त ना दिया गया तो खित्ता एक बार फिर बड़े तसादुम की तरफ जा सकता है। इस सारी डेवलपमेंट पर बात करेंगे प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और PJ मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, JD वैंस जब गए तब तक इतनी क्लियर नहीं थी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हमने एक फ़ाइनल ऑफ़र दे दिए, बट क्या थी वो फ़ाइनल ऑफ़र ये पता नहीं चल सका। अब जो सदर ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया है सोशल ट्रूथ पर, उसमें कुछ बातें सामने आई हैं और उसमें वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक मसला है रह गया था जिस पर बात नहीं हो पा रही, वो है एटमी हथियार। आप इस सारे चीज़ों को, सारी डेवलपमेंट्स को, सारी स्टेटमेंट्स को किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं? मुज़ाकरात किस नहज पे पहुंचे हैं? सबसे पहले मुज़ाकरात की बात जी, मुज़ाकरात पे पाकिस्तान का रोल बेहतरीन 10 में से 10 नंबर। न सिर्फ ये कि दोनों पार्टीज जो है वो आमने सामने बिठाया, और पिछली 4-5 दिहाइयों से पहली दफा ऐसा हुआ कि एक अमेरिकी लीडर ने एक ईरानी लीडर से हाथ मिलाया। मुज़ाकरात का होना कामयाबी की दलालत इसलिए भी करता है कि पहले 15 मिनट में ये खत्म नहीं हो गए, 21 घंटे चल। दूसरी बात जो कि हम आपकी 92 की ट्रांसमिशन मुसलसल चल रही है, 24 घंटे इसके बात हो रही है। इस वक्त जो लेटेस्ट खबर आपने अभी दी है, जो कि कुछ देर पहले ही हम तक आई है, वो है कि JD वैंस का और उनका जो डेलीगेशन था, जब उन्होंने ब्रीफिंग दी प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो उस पे प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन क्या। मैंने उस ट्वीट को गौर से पढ़ा और मुझे खुशी हुई इस बात की कि 28 फरवरी जब से कि ये जंग शुरू हुई है, या उससे पहले या इस जंग के दौरान, ये 38-39 दिन जितने हुए हैं, पहली दफा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुंह से कोई अच्छी बात सुनी। अच्छा, कोई ऐसी बड़ी धमकी नहीं सुनी। अच्छी बात क्या उन्होंने की? अच्छी बात थी कि कुछ नुकात पे एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया और उनको बताना भी नहीं चाहिए था। वो मैं अभी आपको बताता हूं कि क्यों इसको राज रखा जाता है, कि जो बातें हुई हैं उसको क्यों। तो पहली बात ये अच्छी मिली कि उन्होंने कहा, और आपदाए हुर्मुज़ और जौहरी हथियार 2 ही पॉइंट थे। जौहरी हथियार के अमेरिका नहीं रखने देगा ईरान को, ये तो हम बरस से सुन रहे हैं।
और दूसरी टर्म जब से शुरू हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये टॉप ऑफ द यानी लिस्ट जो है उनका टॉकिंग पॉइंट था। जी। और यही वो चीज थी जो जेडी वांस ने अपने घर से आते हुए जहाज में बैठने से पहले की थी कि 99% जो है वो ये है कि मैंने गाइडलाइंस दी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से कि ये जौहरी हथियार नहीं, ये बुनियादी पॉइंट। ठीक। दूसरा पॉइंट जो हमारी असेसमेंट में इन मुज़ाकरात का फौरी सबब बना या जिसकी वजह से मजबूर होके अमेरिका को वाकई ईरान के साथ बैठना पड़ा, वो था कि आबनाए हुर्मुज जो है वो बंद हो चुकी है और उसमें सिर्फ तेल ही नहीं है, दुनिया भर के तजारती जहाज जो हैं वो रुके हुए हैं। पूरी की पूरी मईशतें दुनिया की बशमूल अमेरिका के, जहां पे कि जरा चेक कीजिए कितने का गैलन यानी कितने डॉलर का मिल रहा है, उस पे उन्होंने कोशिश की, अपने एलाइज से बात की, उधर से इनकार हुआ, हत्ता कि चीन से बात की, इनकार हुआ, हत्ता कि उन्होंने धमकियां दी 48 घंटे अगर मिलते हैं आपको, अगर आप नहीं खोलेंगे तो सफाई हस्ती से मिटा देंगे। और ईरान को पत्थर के जमाने में जब ये सब कुछ नहीं चला तो उनको ख्याल आया कि अपने सुपर पावर स्टेटस की कम से कम हजीमत का बायस ना बनूं, उसकी इज्जत जो है वो थोड़ी सी रह जाए, तो उन्होंने ये मुज़ाकरात पे बात की। अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस पे पॉजिटिव बात की। अब यह है कि वो कौन से नुकात हैं जिन पे के थोड़ा सा अग्रीमेंट हुआ है। मैं अपने यानी जो जानते हैं मिडिल ईस्ट को और इसकी पॉलिटिक्स को, और खासतौर पे अमेरिका के जो अज़ाइम हैं इजराइल के जरिए और जो ईरान की हिसाब किताब सूरत हाल जौहरी की, देखिए ईरान कभी नहीं मानेगा, कभी ना माना है ना मानेगा कि उसका जो जौहरी प्रोग्राम है वो खत्म हो जाए, डिसमेंटल हो जाए। लिहाजा इस पे तो बात बिल्कुल नहीं हुई होगी, लेकिन वो जो JCPOA आपका एग्रीमेंट है उसके बारे में शायद को 3-4 बातों पे बात हुई हो। अच्छा। शायद आबनाए हुर्मुज पे, जिसके हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इसी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जहाज गुजरेंगे और हम देखते हैं कि कैसे हमला होता है, शायद इस पे बात हुई है। लेकिन ये बात नहीं हुई कि कंपनसेशन दी जाएगी ईरान को और उसके जो एसेट्स हैं जो फ्रीज हुए हुए हैं वो अनफ्रीज होंगे, इस पे कोई बात नहीं हुई। लेकिन आखिरी बात इस वक्त की, ये मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए, यूं समझिए कि पहला दौर खत्म हुआ है और उसका क्रेडिट मैं सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, मैं इसको अमेरिका को दूंगा और ईरान को दूंगा। ईरान का पलड़ा भारी था, वो झुक के आया। अमेरिका का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था ईरान से बात करने का, लेकिन उसने सिफारतकारी को मौका दिया, लिहाजा क्रेडिट उधर भी जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो स्पॉइलर है इसमें, जो नहीं चाहता कि जंग बंद हो, वो जो नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात हो, उसकी अमेरिका ने नहीं सुनी, जो कि इजराइल है, और उसका ये ख्याल है कि लबनान पे हमले करके वो इन मुज़ाकरात को साबोटाज करेगा। वो भी अमेरिका ने जो है वो नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट इन तीनों मुल्कों को जाता है और मेरा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बिल्कुल सही बात है। डिस्कशन का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे इस वक्त। स्टे विद अस। मुज़ाकरात को जब ऑब्जर्व कर रहे थे और उसके बाद जो हमने सारी स्टेटमेंट्स देखी हैं, जेडी वांस की स्टेटमेंट देखी, ईरानियंस की देखी, ट्रंप की देखी, क्या लगा आपको? मुज़ाकरात किस तरफ गए हैं? क्या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको नज़र आती है इसमें? देखिए, 47 साल की रंजिशें एक दिन में ख़त्म नहीं होती हैं। 21 घंटे की मीटिंग हुई है और जो वाइस प्रेसिडेंट ने बात कही है कि मैं एक बेस्ट अपनी ऑफर दे रहा हूँ, तो अच्छी बात है, लेकिन ये फाइनल ऑफर नहीं है, क्योंकि फाइनल ऑफर अगर वो कह देते तो देन शायद अगले 5-6 दिनों के अंदर हमें फाइनल ऑफर के बाद को अल्टीमेटम भी नजर आ जाना था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कूलिंग ऑफ पीरियड है, जिसमें वो भी अपने आप को देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि हमने जो कई पॉइंट्स जिस तरह अभी बताया कि वो उन्होंने कई पॉइंट्स पे एग्री किया है, अब वो पॉइंट्स जब डिस्क्लोज हो जाएंगे और यहाँ
इनके जो कई पॉइंट्स है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन बेसिकली इस वक्त जो दो फैक्टर है जिसके अंदर सारी जंग लगी हुई है वो है इसकी यूरेनियम की, एनरिचमेंट यूरेनियम की। सर ट्वीट से भी यही एक पॉइंट सामने आ गया है कि ये एक पॉइंट था यूरेनियम अफजोदगी का, न्यूक्लियर वेपन का, जिस पे कंसेंसस नहीं हो पाया। ये तो क्लियरली पता चल गया हमें। पॉइंट था यही, पॉइंट था यही, और कोई पॉइंट नहीं है। देयर इज नो अदर पॉइंट। ये जो 14-15 उन्होंने लगाए या इन्होंने लगाए हैं, ये बेसिकली ये टॉकिंग पॉइंट्स हैं, ये डिस्कसिंग पॉइंट्स हैं। द रियल पॉइंट इज एनरिचमेंट। आपका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ये जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं पिछले साल भी, ये किस पे हुई हैं? न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो बात वही है। सो बेसिकली ये अब हम देखेंगे कि इसको जो ईरान है ये किस तरह रिटेलिएट करेगा। आई एम श्योर जो डेलीगेशन यहाँ आया है पीछे बात करेगा। मैं कहता हूँ कि ये जो लोग आए हैं ये ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईरान को, लेकिन उनकी जो रियल हायरार्की है मेरी नजर के अंदर वो नजर नहीं आई आपको अभी। आपको वो बिल्कुल नजर नहीं आई है बिकॉज जो इनके जो मेन लीडरशिप के साथ हुआ है, दे विल नॉट वांट टू एक्सपोज व्हाट्स गोइंग ऑन। ईरान हैज बिकम क्लेवर। सो ये जाएंगे और अपने इनर टू इनर कोटरी के अंदर ये बात करेंगे और फिर पता चलेगा कि व्हाट डज ईरान रियली वांट। डज इट वांट कन्फ्रंटेशन? आज आपने जिस तरह बताया है, उसने पहले कह दिया है कि ब्लॉकेड होगा, हम उड़ा के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसने आज आपको एक नई लाइन ऑफ थ्रेट दी है। पहली क्या थ्रेट थी? पुरानी थ्रेट में रजीम चेंज, सेकंड थ्रेट यूरेनियम, आज आपके पास एक नई थ्रेट आ गई है कि हम और अभी आ गई कि हम नाकाबंदी कर दें। और ये सर, और ये थ्रेट उन मुल्कों के लिए भी है जो कि टोल पे करने पर राजी हैं। वो कह रहे हैं जी ये गैर कानूनी टोल है, ये जिस मुल्क ने भी ये पे किया उसके हम जहाज गुजरने नहीं देंगे। तो देखिए ना रामीन, ये जो चीज है, जब आप किसी चीज को रोकते हैं तो फिर जो चीज है वो ब्लैक मार्केट में अगर किसी को मिलती है वो तो लेगा ना, वो तो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी तो नीड है। उसने तो वो जहाँ 10 रुपए दे रहा है वो 11 रुपए दे देगा। सो बेसिकली वो तो करेगा। तो ये इनको पता है। अब ये कितना रोक सकते हैं और कितनी ये एक लड़ाई ये शुरू करा सकते हैं, ये तो अब आपको आइंदा दिनों में वक्त पता चलेगा। लेकिन जिस चीज के अंदर मेरी नजर के अंदर एक एम्बिग्विटी है, ठीक है, अब बात नहीं हुई अभी, हमें क्या पता कि आगे ओमान में बात हो जाए, आगे जिनीवा में चले जाएंगे, कहीं और किसी जगह पे बैठ के बात होगी। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि पाकिस्तान ने इनिशिएट करवाया है, पाकिस्तान को अमेरिका इस वक्त चले टेम्परेरीली ट्रस्ट करता है और ईरान ट्रस्ट करता है हमें। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को लूप में रखेंगे कि हमने ये बात करनी है, पाकिस्तान मैसेज देगा, फिर आपकी आगे बातचीत चलेगी। क्योंकि आप वो कहते हैं ना, एक बिल्कुल डिटॉन्ट में नहीं रह सकते, बिकॉज अब द वर्ल्ड इज एट स्टेक। आपका वर्ल्ड का, दुनिया का फ्यूचर है। आपने ये जो मेरा पॉइंट इस वक्त है कि क्या सीज फायर का भी उन्होंने कहा है कि वो भी खत्म हो गई है? किसी ने बताया? स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जफर इलाही साहब, आप जब JCPOA की बात कर रहे थे तो इस हवाले से सवाल उठता है और इस बारे में बात भी हो रही है कि क्या अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास 0% यूरेनियम अफजोदा हो? यानी इससे पहले जो ये अग्रीमेंट था इसमें उनको एटलीस्ट सिविलियन पर्पसेस के लिए अलाउ किया जा रहा था, बट आप समझते हैं कि अब अमेरिका चाहता है कि ज़रा बराबर भी उनके पास यूरेनियम की अफजोदगी नहीं होनी चाहिए, और इसी बात पे शायद ईरान नहीं मान रहा। भी ना सिर्फ वो चाहते हैं कि इनके पास कैपेबिलिटी ना हो, वो कहते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूजेस और जो मशीनरी है तुम्हारे पास वो तोड़ दो और हमें बताओ। और जो इनरिच यूरेनियम है 340 किलोस का, जिसमें 11-12 बम बता चलते हैं, जो 60% तक तुमने किया है वो बताओ और तोल के मुल्क के बाहर भेज दो। वो तो कहते हैं तुम्हारे मिसाइल प्रोग्राम इतना डेंजरस है इनके लिए कि हमारे लिए कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट यू रिटेन देम। और बाहर से जो मिसाइल्स आपको मिले हैं, जो चीन और रूस ने दिया होगा, मुझे तो नहीं पता, मगर आई बिलीव कि दिया होगा। जैसे अमेरिकन देते हैं यूक्रेन को, जैसे अमेरिकन देते हैं, हर चीज देते हैं इनको। तो कहने की बात यह है
कि व्हाट काइंड, माने कि तुमने जंग जीत गए हो। कैसे जीते हो भाई? तुम्हारे बेसिस तबाह हो गए हैं, तुम्हारा हॉर्मोज स्ट्रेट बंद हो गया है जो पहले बंद ही नहीं था, और तुम कह रहे हो तुम जीत रहे हो। कितने तुम्हारे सोल्जर्स मारे गए हैं, कितने के डेथ्स को तुम छुपा रहे हो, तुम जीत गए हो। माय गॉड, व्हाट आर यू सेइंग? तो अगर जीत गए हो तो निकालो हमें। इफ यू हैव वन द वॉर तो आके जोर से निकालो, लेट्स सी। देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है, ये बातें हमने जीत गए। लेविट्स जो कहती वी वन द वॉर, वो तो ट्रम्प कह रहा था व्हाट एवर द आउटकम वी हैव डन एवरीथिंग वी वांटेड टू। क्या तुम्हारा एयरफोर्स भी, इनके एयरफोर्स बिल्कुल खत्म है। इनके प्लेन्स 4 तो ये जो 2 ग्लोब मास्टर्स और 2 हेलीकॉप्टर्स जो मारा है, इट इज द बिगेस्ट लॉस द अमेरिकन एयरफोर्स हैज सफर्ड since the Second World War. वियतनाम में भी 1 go में 2 इतने बड़े प्लेन्स, 2 हेलीकॉप्टर्स और पता नहीं और क्या, इतना नुकसान नहीं हुआ था। बीबी, ये अपने आप को दे फूलिंग देमसेल्व्स। और सर, अब तो वो नेवल्स भी डिप्लॉय करने जा रहे हैं अपना हॉर्मोज में नाकाबंदी के लिए। दे आर एडिंग सम मोर फोर्स। The easiest target for missiles are the naval ships. Easiest target. क्या ये बात कर रहे हैं? अच्छा, 6 डिस्ट्रॉयर, 6 to get Iraq. I'm told 6 aircraft carriers were anchored off the coast of Iraq. 6. और ईरान, which is 5 times 6 times greater, उस पे एक भी नहीं है off the coast as yet. यार प्लीज, ये सब इनकी बातें मत सुने। दे हैव अ हैबिट ऑफ एग्जैजुरेटिंग। ये इसको तो ये तो अपनी इलेक्शंस का सोच रहा है। कहता है व्हाट एवर हैपन्स वी विन। बट कैसे? हाउ डू यू विन व्हाट एवर हैपन्स? इट्स अ स्टूपिड स्टेटमेंट। ठीक बात है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नाउ इज द टाइम फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड टू गेट टुगेदर। इन्होंने आपको प्रोटेक्ट भी नहीं किया। ये जो 13 एयर बेसिस को खत्म किए गए हैं, क्या ये अरब कभी सोचेंगे नहीं कि यार ये तो हमें बचा भी नहीं सके? मरे के दिन couldn't protect us. अमेरिका के ऊपर ये हमेशा बात की जाती है कि वो एक वक्फ़ा लेते हैं मुज़ाकरात के लिए और फिर उसके बाद पूरे ज़ोर से दोबारा जंग शुरू कर देते हैं, हमले कर देते हैं। अब ये जो मुज़ाकरात हुए, इसके बाद बात आगे कहाँ बढ़ेगी? आप समझते हैं कि ये बात जंगबंदी जो हुई है ये आगे बढ़ेगी, मज़ीद इसमें तौसी की जाएगी, या फिर ये चांस है कि अमेरिका विल अटैक अगेन? अमेरिका जैसे जो मुल्क होते हैं ये कभी भी पीस नहीं चाहते। बात जरूर करते हैं कि जी अमन होना चाहिए। सारी दुनिया को आर्म्स, एम्यूनिशन, गन्स, ये जहाज, फाइटर्स, ये वो कौन सप्लाई कर रहा है? अमेरिका कर रहा है ना। तो ये क्यों पीस लेके आएगा? आप देखें, आप इनकी जो ब्रेन है वो चेक करें। आपके पास 2 लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सर्वाइविंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक आपका कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया है, और दूसरा है आपका पैलेस्टाइन। अब आप मुझे बताएं, ये अगर अपने आप को सुपर पावर्स कहते हैं, ये क्यों नहीं इन्होंने रिजॉल्व किया? आज बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन इशू आज आप देख लें कि जंग कहां से कहां पहुंच गई है। ये जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या ये जंग ये वैलिड जंग थी? क्या ये जस्टिफाइड जंग थी? उनको एक थिएटर चाहिए कि जिस थिएटर के अंदर वो अपनी गेम्स खेलते रहें। अब बात यहां आती है कि ये जो इन्होंने गेम अभी खेली है, ये गेम चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। अच्छा। क्यों? क्योंकि नीयतें ठीक नहीं हैं।
मैंने हमेशा कहा है कि अगर इनकी नीयतें ठीक होती तो आज वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बैठा के इस मसले को भी अमल कर सकते थे। लेकिन ये इनको पता होना चाहिए कि इनकी नाकामी और नाअहली के साथ आपने ये ईरान की जंग देख ली और आप देखेंगे कि आगे पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग होगी। क्यों? क्योंकि इनकी आप कह लो कि फेलियर्स के साथ। सो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका इज अ फेलियर। इंस्टेड कि आप हर चीज को उस पर एक्ट करो एंड ट्राई डिफ्यूज द सिचुएशन, आप जा रहे आगे जा रहे एक बंदे को भेज देते हैं, उसके बाद आप जाके बेसिकली देन यू गो यू रिट्रैक्ट योरसेल्फ, जिस तरह आपने इराक में देखा, कई और जंगों में देखा। आप क्या बन गए हो? इनकी क्या पॉलिसी है? नोरिएगा के साथ क्या किया आपने? आप हर एक के साथ आप ये करते रहे, हर एक के साथ। अब इनको कोई इतबार, एक तो चीज है, इनका इतबार खत्म हो गया। मिडिल ईस्ट में इनका इतबार बिल्कुल खत्म हो गया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये अपने आप को रिव्यू करेंगी। जो हो गया, जो होने वाला है उस पर कुछ तवज्जो दें। उस पर कौन तवज्जो देगा? आज बात करेगा कोई? हम तो बात करेंगे कि जी कल वो अटैक होगा, नहीं होगा, पेट्रोल आ गया, नहीं आया। थिंक लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म के अंदर मैं आपको बताऊं कि जब तक ये दुनिया है ये अपने आप को एक यूनिफिकेशन पे नहीं लेके आती, यू नॉट यूनिफिकेशन के सारे मिलके आपके डिफरेंसेस होंगे, लेकिन रामीन आपने एक ग्लोबल विलेज को भी तो बचाना है ना भाई। एटलीस्ट पीस पर तो सबका कंसेंसस होना चाहिए। There we go. Because आज हम पूरी दुनिया जो है, all the countries in the world, हम क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं क्योंकि जमीन को हमने बचाना है। तो क्या हम बाकी इश्यूज पे नहीं बात कर सकते? सही बात है, कर सकते हैं। ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी कि आपको अपने रवैये चेंज करेंगे। और अच्छी बात जो मुझे आज भी लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफा थोड़ी सी इंसानियत दिखाई है कि जी जो पाकिस्तान में मीटिंग हुई है, हम ईरानियंस को बड़े इज्जत से मिले हैं, तीनों को उन्होंने नाम लिया और हमने इज्जत दी, ये हुआ वो हुआ। अच्छी बात है। दिस इज द वे फॉरवर्ड, नॉट कि अब तड़ियां देते रहो, क्योंकि अब कब तक तड़ियां देते रहो? इससे जाहिर क्या हो रहा है? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस न्यू टोन ऑफ ट्रंप? मैंने वो जो पहले कहा था ना रामीन, ये वो कहते हैं ना, ये बेस्ट ऑफर नहीं है, ये भी सॉरी बेग योर पार्डन, ये बेस्ट ऑफर है लेकिन फाइनल ऑफर नहीं है। अच्छा, फाइनल ऑफर का अगर वर्ड आ जाता ना तो फिर हमारी कहानी कुछ और होनी थी। तो विच मींस जो अब आपने सवाल किया है, ये सवाल आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? अब मेरी नजर के अंदर ये रिव्यूइंग के बाद आई थिंक पाकिस्तान के पास आएंगे और पाकिस्तान, जिस तरह सागदार ने भी कहा है कि वी आर ऑलरेडी कि हम वी आर ऑल देयर फॉर यू। सो आई थिंक इस चीज के अंदर बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ स्टाफ और बाकी हम ये तो कर रहे हैं, इंस्टेड कि तू अकल कर कि पाकिस्तान एक अच्छी बात कर रहा है, तू पकड़ के हमें तनकीद का निशाना बनाई जा रहे हो तुम हर जगह। सो ये इस हिंदुस्तान को भी चाहिए को अकल दिखाए। हम ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं, हम अपनी पीस की बात नहीं कर रहे। हम तो पार्टी भी नहीं, इसके ज्यादा कोई लेना देना है नहीं आपस में, सो वी अंडरस्टैंड दैट। एग्जैक्टली। चलें, आपका पॉइंट है। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर नजबुल साकिब साहब की तरफ आती हूँ। जी हिलाली साहब। जी, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि नहीं कि इजराइल जो है लेबनान में उनके खिलाफ सल्फर गैस इस्तेमाल कर रहा है। ओह, अब सल्फर गैस जो होता है वो आदमी के जिस्म के सेल्स के अंदर जाके ऐसा लगता है कि आपका जो बॉडी है इट इज ऑन फायर। वो इस्तेमाल कर रहा है। एक मुल्क प्रोटेस्ट किया है, एक अखबार प्रोटेस्ट किया है। या व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल आर वी? ये किस किस्म के लोग हैं जो इनके भाइयों पर सल्फर गैस की अटैक्स हो रही है और आता ही नहीं अखबार में। और इनसे, इन लोगों पे आपके भरोसा है? एक मुल्क, माय गॉड। और गाजा पे जो हुआ है, गाजा के तो इट्स अनबिलीवेबल, वो तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नो सैंक्शंस, नो इम्प्रिजनमेंट, नो जेनोसाइड। जो बेशक ये भी हो जाए, इनसे आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अरे भाई, आपसे अगर ये पैसे ले रहे हैं, आपने जाके स्कूलों और अस्पतालों क्या क्या आपने तबाह नहीं किया है कि आप इज दिस वॉर?
आई मीन ये है आपका वॉर? अस्पतालों और बच्चों को और स्कूल गर्ल्स को जानबूझ के मारो। मैंने आई वुडंट टॉक टू दीज पीपल। बिल्कुल वॉर क्राइम्स कमिट किए गए हैं और ना सिर्फ कमिट किए गए बल्कि सेलिब्रेट किया गया, अनाउंस किया गया खुल्लम खुल्ला ट्रम्प की जानिब से इस तरह के वॉर क्राइम्स को। बिल्कुल सही आपने कहा। जी नजमू साकिब साहब, आप अब मुझे बताएं आपको क्या लगता है? जी आपको क्या लगता है नजमू साकिब साहब, यहाँ से मामला अब आगे किस तरफ जाएंगे? क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा वापसी होगी या फिर जंग का मैदान दोबारा गर्म होगा? देखिए उसके बारे में मैं आपको क्विकली बताता हूँ, लेकिन ये अभी जो बातें हो रही हैं मुझे याद आया, there was this accident and somebody asked him how did this accident happen? उसने कहा जी कि I had the right of way but the other person had a truck. हम लोग अपने राइट ऑफ वे पे ही लगे रहते हैं। हमारा मॉरल आर्ग्यूमेंट ये है, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। ताकत की सिर्फ आंखें होती हैं, दिमाग नहीं होता। जिसके पास ताकत आई उसने इस्तेमाल किया और ये सदियों से हम देखते आ रहे हैं। मोरालिटी आप अपने राइट ऑफ वे को आप देखिए कि इस वक्त भी वो जो ऑर्डर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जी, जिसमें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे, जेनोसाइड पे नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। कुछ हुआ नहीं, कुछ हो रहा है। वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग इस राइट ऑफ वे पे ही लगे रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि अगले बंदे के पास ट्रक है, और जो ट्रक चलता है तो फिर वो देखता कुछ नहीं है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, आगे क्या हो जी। मैं आपको बताता हूँ। हमारी असेसमेंट ये कहती है कि ये मुज़ाकरात का आखिरी दौर नहीं, ठीक है, ये मुज़ाकरात का पहला दौर। अच्छा। और अगर ईरान का पलड़ा इसी तरह से भारी रहा और वो अपने बुनियादी नुकात पे डटा रहा, जमा रहा, खास तौर पे आबनाए हुर्मुज़ के बारे में, तो ऐन मुमकिन है कि अमेरिका को एक दफा फिर से मुज़ाकरात की टेबल जो है उसकी तरफ देखना पड़े, ख्वाहिश करनी पड़े, और वो सही मानों में, यानी वो कहते हैं ना, दयानतदारी के साथ इसको जंगबंदी की तरफ लेके आए। अभी जो उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ फीलर लिया है। अभी वो सिर्फ ईरान की नब्ज देख के गए हैं। अच्छा। अभी उनको ईरान के दिल की धड़कनों का नहीं पता, जिसमें कि उनके राहबर की शहादत से लेके अली लारेजानी से लेके उन मासूम बच्चियों का खून जो है उनके दिल में धड़क रहा है। अभी तक उन्होंने ये नहीं जाना कि आप तो अभी अभी बने हैं सुपर पावर। ये ईरान जो है ये सबसे पहली सुपर पावर थी दुनिया की। अभी अभी तो उनको ये भी नहीं पता लगा कि ईरान जो है असल में टेक्नोलॉजी में आपके ये क्रूज मिसाइल, आपके ये बैलिस्टिक मिसाइल, आपके ये टोमाहॉक वगैरह वगैरह कितनी तादाद में मौजूद हैं और रिप्लेनिशमेंट हो रही है। आपको तो अंदाजा ही नहीं है, आपने अंडर एस्टिमेट किया और आपने स्ट्रेटजी भी बनाई एग्जिट की। कोई एग्जिट, दुनिया भर की जंगें पढ़ लीजिए, जब भी जंग शुरू होती है तो एग्रेसर अपने लिए एक एग्जिट स्ट्रेटजी बनाता है। अच्छा, क्या थी आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी? आपको तो पता ही नहीं था कि ये ईरान क्या बला है। तो अगर ईरान का पलड़ा इसी तरह से भारी रहता है, जो कि लग यही रहा कि ऐसा होगा, तो आगे यही होगा कि झुकना अमेरिका को ही पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद अगर अमेरिका को ऐसा इकदाम उठाता है या इजराइल को ऐसा इकदाम उठाता है, कोई एक मिसल के ये एक छोटे से न्यूक्लियर वॉरहेड को अगर किसी जगह से किसी जगह भी भेजता है, तो वो फिर हमारे सब की किस्मत है, वो दुनिया की किस्मत है। इस जियोपॉलिटिक्स पे हम बात नहीं कर रहे हैं। वापस आएंगे एक बात से विलास। अगर वो स्टेज नहीं आती, उससे पहले अमेरिका को झुकना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा, और वो फेस सेविंग जो कि उसको चाहिए थी वो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की है। लिहाजा हमारी असेसमेंट ये कहती है
कि ये 21 घंटे की जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये जेडी वांस और उधर से कालीबाग के, ये पहला दौर था। दूसरा होना सैनिटी की बुनियाद पे है, सैनिटी प्रिवेल करे, अल्लाह करे सैनिटी प्रिवेल करे, और ये जंग बंदी जो ये 2 हफ्ते का है, ये 3 या 4 हफ्ते में न जाए, जंग मुकम्मल तौर पे बंद हो और ऐलान किया जाए कि अब हम सही मानों में ईरान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, ये है सूरत। चलें जी, देखते हैं होता है कि नहीं। पीजे मीर साहब, ये मुज़ाकरात की हमने बात की, क्या कुछ हुआ इसमें, क्या कुछ हो सकता है आगे, लेकिन सर जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान को कि जिस तरीके से खुश असलूबी से ये मुज़ाकरात हुए, फिर जो सीक्रेसी मेंटेन की गई। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ज़रूर मैं आप सबका ओपिनियन लेना चाहूँगी कि तनकीद हो रही थी कि जी पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन ख़बरें बाहर से मिल रही हैं, लेकिन दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस मुल्क में मुज़ाकरात हो रहे हैं उस मुल्क के लिए ज़रूरी था कि वो सीक्रेसी को मेंटेन करें ताकि इन मुज़ाकरात को सबोटाज ना किया जा सके किसी भी सूरत में। सर व्हाट डू यू थिंक? इसीलिए तो पूरा इंडियन मीडिया चीखें मार रहा था कि जी वांस आ नहीं रहा, पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, फलाना नहीं है। इसीलिए तो उनको पता, क्योंकि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन थी कोई नहीं, क्योंकि जैसे आपने कहा हमने हर चीज बड़ी कोवर्टली की है, किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ है। सो बेसिकली ये देखें ना, इनका SOP है, इनके लिए इनके मुतालिक जो जाहिल किस्म के लोग हैं बात करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे लोग हैं यस आप जरूर उनकी बात करें, बट यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जितने मर्जी आप सवाल कर लें, अमेरिका अगर किसी इस्लामी मुल्क के साथ लड़ता है, याद रखना आज मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी गहरी, इसको गौर से सुने आप। मुझे एक दिन जनरल मुशर्रफ ने कहा कि ये लीक ऑन यू पाकिस्तान आए, तो मैं यूजुअली ये होता है कि प्रोटोकॉल होता है कि आप टामैक पे आप अपने स्टेट गेस्ट को छोड़ के आप चले जाते हैं। तो कहते हैं मैं ऊपर तक चला गया, जहाँ रैप के ऊपर जहाज तक। तो वहां मैंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान? तो कहते हैं वो कोई 5-10 सेकंड चुप रहे और इधर उधर देख के, तो मैंने सोचा कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट मैसेज कैन आई हैव फॉर दोस पीपल हु वांट टू लिव इन द हियर आफ्टर? देयर वी गो। इस्लामिक मुल्कों के मुतालिक अगर आप बात करते हैं ना, वो रेडी हैं अपने मुल्क के लिए, वेदर A, B और C इस्लामिक मुल्क हो, दे आर रेडी। तो जब आप ईरान की बात करते हैं, इनको समझ आनी चाहिए वो तैयार है मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है वो। तो आप कितने मार दोगे, कितने शहीद कर दोगे, क्या क्या करोगे? तो क्या हमारे पास यही एक रूट रह जाएगा या दूसरा रूट जिसकी हम बात करते हैं मुज़ाकरात की? मुज़ाकरात जब तक नहीं होंगे, दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट मुज़ाकरात से ही खत्म होती है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये जब तक हम इस लाइन पे नहीं चलेंगे, और अगर कोई सोचता है कि मैं ओब्लिटरेट कर दूंगा, डेसिमेट कर दूंगा, तो ये अनपढ़ किस्म आदमी जो है, ये ट्रंप आपका, ये इस तरह की बातें करता है। और जब ये अनपढ़ की बात करता हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इसके अपने लोग इसको कह रहे हैं, इसके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम एक कैंपेन कर रहे हैं कि इस आदमी को इम्पीच किया जाए, और वी डोंट नो कि आगे क्या होता है क्या नहीं है, बट ही इज स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये जो चीज है, इस चीज को भी आप मद्देनजर रखें। याद रखना रामीन, जो मर्जी आप बात कर लो, कोई भी घर के अंदर अगर आपकी सेपरेशन, डिवोर्स भी हो रही है ना, वो भी बातचीत से ठीक होती है, लड़ाई से ठीक नहीं होती। ठीक बात। तो ये अल्लाह करे हम बातचीत को कंटिन्यू करें और इस बात को खत्म करें। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जी हम बातचीत कर सकते हैं, करवा सकते हैं, अमन के दाई हैं। नज़ीम साकिब साहब, ये जो मुज़ाकरात मुनक़्क़िद किए पाकिस्तान ने, इसके पाकिस्तान की इमेज पर देर पा असरात क्या देख रहे हैं आप? पहले तो मीर साहब ने डिवोर्स की बात की है, मीर साहब ने डिवोर्स की बात की है, अल्लाह खैर करे। दूसरी बात यह है कि अगर इस्लामी मुल्क की ही बात है तो लीबिया भी तो इस्लामी है, शाम भी तो इस्लामी मुल्क है, यमन भी तो इस्लामी मुल्क है। खैर ये तो बहस बाद में होगी। देखिए, सीक्रेसी की बात आपने की और पाकिस्तान के स्टेटस की बात की आपने। इसमें दो बातें बताऊंगा। एक तो ये है कि हमें तो ये भी नहीं पता लगा ये मीटिंग हो कहाँ रही है। तो पहले पता लगा जी कन्वेंशन सेंटर में होगी, बाद में पता लगा जी असल में सेरेना होटल में हो रही है। अच्छा एक मिनट ठहरे, पता नहीं वहां भी हो रही है कि नहीं। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत मोहतात। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो हमने सिर्फ एक मेजबान का रोल अदा करना है।
जो कि हमने बड़े आसान तरीके से किया। न सिर्फ ये कि जो फरीकैन थे उन्होंने तारीफ की, बल्कि दुनिया भर से बहुत दफा दुनिया भर से हमें कहा गया कि आप एक अच्छे होस्ट हैं, आपकी नीयत नेक है, आपने अच्छा किया। बाकी पाकिस्तान का नाम तो इंशाल्लाह ता क़यामत तक रहना ही है, इंशाल्लाह। अब ये है कि अस्करी तौर पे आपने बताया कि आप एक बहुत मजबूत मुल्क हैं और वो बुनियानुल मरसूस इंडिया को याद रहेगा। सिफारती और सियासी तौर पे और जियोपॉलिटिकली आपने अपनी अहमियत का बताया। अब देखिए ना, आप अगर फर्स्ट आती हैं और आपकी तस्वीर आती है अखबार में अगले दिन के रामीन सैयद ने एमए में टॉप किया, तो क्या आपको बताना पड़ेगा कि आप लायक हैं? नहीं, वो तो दुनिया देख रही है। लिहाजा इसमें नजमुस साकिब को, पीजे मीर को, आपको और रेलानी साहब को कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हम इस पे सिर्फ इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। तारीख लिखेगी कि पाकिस्तान को चुना गया, पाकिस्तान से दरखास्त की गई, पाकिस्तान ने वो दरखास्त खुले बाजुओं से मानी और फिर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, इलाके की एक बहुत बड़ी ताकत जो है, दोनों को बिठाया गया और ट्रेडिशनल वे में। आखिरी बात कर रहा हूं इस वक्त की। देखिए, क्यों कोई मुल्क नहीं बीच में आया कि इस तरह भी हो सकता है? इसलिए कि पाकिस्तान ने ट्रेडिशनल वे ऑफ नेगोशिएशन को देखा कि इस टेक्नोलॉजी के .com दौर में कि यार दोनों फरीकैन को बिठा लेते हैं। ठीक है, कमाल की बात है ये कि हम लोग नॉर्मली भी यही करते हैं ना, दो पार्टियां लड़ाई हुई, चलो भी बैठो। हाँ। तो पाकिस्तान ने वो ट्रेडिशनल वे अपनाया और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। ठीक है, पाकिस्तान का नाम जिंदा रहेगा इंशाल्लाह ताला। एक सुरखाब का पर पाकिस्तान की कैप पे इन मुज़ाकरात की वजह से मुस्तकिल तौर पे लग गया। ठीक है, हिलाली साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात के जरिए क्या एक मुनफरिद मकाम हासिल किया इस दुनिया में? देखिए, सिक्योरिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वक्त रहना चाहिए, और उस लिहाज से जो अगर ये सब जो इंतज़ाम किया है, दैट्स फर्स्ट क्लास। एक गोरे ने मुझे कहा था, एक्सेप्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स इन बैटल, और कोई ख़ास चीज़ सीक्रेट हो या ना हो, डजंट मेक मच डिफरेंस, एंड आई एग्री विद दैट। ठीक है जी, नजमुस साकिब साहब, आज के सवाल। प्रिया सैयदा, पहले ज़रूरी सवाल है। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर अमरीकी नायब सदर ने एक अच्छी और एक बुरी खबर का जिक्र किया। ज़रूरी सवाल ये है कि अच्छी खबर और बुरी खबर के बीच में एक निहायत ज़रूरी खबर को पता लगा कि नहीं कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आज का गैर जरूरी सवाल, जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बारे में बात करते हुए सिफारतकारी की आला रवायत को बरकरार रखा और दोनों के साथ अपनी देरीना दोस्ती निभाई। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग में इंडिया सिफारतकारी में बुरी तरह नाकाम रहा। तो गैर जरूरी सवाल ये है कि जयशंकर साहिब, अगर आप मुनासिब समझें तो पाकिस्तानी फॉरेन सर्विस एकेडमी में सिफारतकारी पर आपके सिफारतकारों का कोई रिफ्रेशर कोर्स ना करवा दें। वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।